नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात होगी हरियाणा की। चूंकि इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, कल रिजल्ट आना है, उससे पहले एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को जाता हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ती है, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं, तो हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? बिल्कुल। और देखिए, अब 8 अक्टूबर का वो दिन होगा जो जनता ने मुहर लगाई है हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, दोनों ही जगहों के जो चुनाव नतीजे हैं वो आएंगे। बहरहाल अगर देखिए हरियाणा में जो एग्जिट पोल के इशारे हैं ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि लगभग 10 साल का वक्त होगा जिसके बाद कांग्रेस की वापसी होगी। और ये किसी बड़े सपने से कम नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हरियाणा जैसे राज्य में कांग्रेस का एक बार फिर से आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जनता का भरोसा आपने जीता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो मुद्दे जो लगातार हावी रहे, चाहे किसान की बात आप करें, पहलवानों की बात करें, या फिर इन दोनों मुद्दों से इतर भी कई सारी बेरोजगारी से लेकर और भी कई ऐसे मुद्दे रहे जो हावी रहे, तो क्या इन मुद्दों को लेकर जो जनता की नाराजगी है वो खुलकर सामने आई है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में स्थिति बीजेपी की बहुत अच्छी नहीं थी, तो क्या वो एक बार फिर से दोहराई जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनकर उभरा है। तो देखिए, पहला सवाल यही कि आज चर्चा इस बात पर कि अगर ऐसा होता है, अगर ये नतीजे कांग्रेस के फेवर में जाते हैं, तो मुख्यमंत्री कांग्रेस की ओर से कौन होगा? चूंकि दावेदार कई हैं। पहले दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो 2005 से 2014 तक 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हीं की अगुवाई में जो है वो कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। सवाल इसलिए भी उठ जाता है क्योंकि शैलजा भी अपने आप को उस रेस में आगे पाती हैं। कई बार उनकी ओर से कहा गया कि दलित चेहरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बड़े मन से उनकी नाराजगी भी सामने आई, हालांकि बाद में ये दिखाया हाईकमान ने कि सब कुछ स्थिर है, ऑल इज वेल है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। तीसरा अगर आप चेहरा देखें तो सुरजेवाला का नाम भी सामने आ रहा है, चूंकि दावेदारी तो उनकी भी बनती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि कौन सा वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री आला कमान या कह लीजिए कि विधायक दल के नेता चुनेंगे। कल जब कंप्लीट हुआ इलेक्शन, उसके बाद जब भूपेंद्र हुड्डा से एक सवाल मीडिया की ओर से किया गया कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए ये एक प्रक्रिया होती है, विधायकों की बैठक होगी, आला कमान निर्णय लेगा और उसके बाद ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। हालांकि ये सभी जानते हैं कि अभी आप देखिए, जब टिकट बंटवारे को लेकर भी खबरें सामने आई तो खबर ये थी कि सुरजेवाला और शैलजा दोनों ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। क्योंकि शैलजा जो है वो सिरसा से सांसद हैं और वो रोहतक से हैं सुरजेवाला। ऐसे में उनको आला कमान की ओर से शायद ये परमिशन नहीं दी गई कि वो इस चुनाव में मैदान में उतरे। खबर ये भी कि भूपेंद्र हुड्डा की ओर से 72 ऐसे चेहरे चुने गए जो उनकी मनपसंद के थे। तो आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा और पहला दावेदार नजर आता है वो भूपेंद्र हुड्डा ही नजर आते हैं, चाहे बेशक उन्होंने 75 ईयर क्रॉस कर लिया हो। उनकी उम्र करीब करीब 77 ईयर है। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए ये कोई नया नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही जिस राज्य में जाती है शायद उसके लिए ये ऊहापोह की स्थिति हमेशा बनती है। आप चाहे मध्य प्रदेश को ले लें, वहां पर देखिए एक तरफ दिग्विजय सिंह थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। याद होगा आपको किस तरह से वो पूरा साल गुजरा था और आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में आ गए थे बाद में। आपको राजस्थान याद होगा, अभी भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट बीच में बहुत कुछ सही नहीं लगता है, हालांकि अब वहां पर सरकार भी नहीं है कांग्रेस की। तो कांग्रेस के लिए इन सिचुएशन से शायद डील करना अब बिल्कुल नई बात नहीं है। हर जगह पर दो ऐसे चेहरे खड़े हो जाते हैं जिनके बीच में आपको निर्णय करना होता है। अब अगर आप बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और कुमारी शैलजा की, आपको याद होगा कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव की शुरुआत होने वाली थी उसी दौरान एक रैली निकालने की बात कही गई कुमारी शैलजा की तरफ से, लेकिन उसके ठीक 3 दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक रैली निकाल दी अलग से। तो उसी दौरान ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति तो दोनों ही तरफ से नजर आ रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो आला कमान है वो किसके हाथ में जिम्मेदारी देंगे। और देखिए, किसी भी राज्य में आपको सिर्फ जिम्मेदारी नहीं देनी होगी, बल्कि आपको ऐसे हाथों में वो जिम्मेदारी देनी होगी ताकि वो राज्य को आगे लेकर जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि सारे विधायकों को एकजुट रख पाए, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश की स्थिति देखी है कि किस तरह से बीच में जो है दिग्विजय सिंह को गद्दी छोड़नी पड़ी थी, सीएम का पद छोड़ना पड़ा था और पूरी पार्टी जो है किस तरह से टूट गई थी। तो ऐसे में हो सकता है कि देखिए, कहते दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक कर पीता है। तो शायद इन तमाम स्थितियों से कांग्रेस बेहतर तरीके से समझ चुकी है, और क्योंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं और जिस तरीके से
एग्जिट पोल के इशारे हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद सरकार बनाने में यहाँ पर कामयाब हो जाए। तो अब इस कंफ्यूजन की स्थिति को भी कांग्रेस को जल्द से जल्द दूर करना होगा, ताकि राज्य तो आए और साथ ही साथ नेतृत्व ऐसे हाथों में जाए जहां पर तमाम विधायक जो है वो एकजुट रह पाए। ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। निश्चित तौर पर देखिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। और चूंकि शैलजा की नाराजगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बयान देती रही है। दलित की अनदेखी कहा गया, दलित का अपमान बताया गया। हालांकि शैलजा की ओर से ये कहा गया कि उनकी निष्ठा जो है वो कांग्रेस पार्टी में है। उनका पारिवारिक जो है अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए वफादार रहा है। और उन्होंने एक बड़ी मन से ये भी कहा कि मेरा जो इतना कांग्रेस के अंदर मेरी निष्ठा है कि अंतिम दम तक जो है मैं कांग्रेस में ही रहूंगी। लेकिन जब उनसे भी मुख्यमंत्री पद के लिए पूछा गया तो उनका भी जो है वो जवाब यही था कि आला कमान तय करेगा, विधायक दल की मीटिंग होगी। और भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि देखिए आकांक्षाएं रखना राजनीति में कोई गलत नहीं है, हर किसी की अपनी एक आकांक्षा होती है और रखनी भी चाहिए। लेकिन वो आला कमान को तय करना है कि वो चेहरा कौन होगा। अब सवाल ये है कि क्या सीटें कितनी होंगी। अगर पूर्ण बहुमत से भी बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के पास जाती हैं, 90 विधानसभा सीटें 22 जिले की हैं हरियाणा में, बहुमत के लिए आपको 46 के आसपास का आंकड़ा चाहिए होता है। लेकिन अगर ये आंकड़ा 50 के ज्यादा या 55 के पार चला जाता है, यानी कि पार्टी को कहीं भी कोई भी खतरा किसी भी तरीके का नजर नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में पार्टी को आसानी होगी। ऐसे में अगर ये सीटों का आंकड़ा थोड़ा कम आता है या किसी और की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए नहीं भी पड़ती है, तो एक कहते हैं आपके एक पॉइंट वाला आंकड़ा 46 47 के आसपास आता है। इसमें हमेशा कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा दबाव महसूस करना पड़ता है कि अगर पार्टी में कहीं भी किसी भी नाराजगी की वजह से विधायक इधर होते हैं तो आपको आने वाले समय में सरकार चलाने में संकट पैदा हो सकता है। क्या उस स्थिति में किसी और चेहरे का चयन किया जा सकता है? परिस्थितियों के हिसाब से कांग्रेस किसे चयन करेगी, इस पर भी नजर रहेगी। जेजेपी की अगर बात की जाए तो देखिए जेजेपी ने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। 2019 में 10 सीटें दुष्यंत चौटाला की पार्टी को मिली थी और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए। लेकिन इस बार जो है वो अगर आप एग्जिट पोल को देखेंगे तो उनको 0 से 3 सीटें जाती हुई नजर आती हैं, जो ये बताती हैं कि आपने बेशक चुनाव से पहले अपने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी आपसे थी, लिहाजा वो यहाँ पर भी नजर आती है। बिल्कुल। और देखिए अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो उनके हारने के पीछे मतलब जो अभी फिलहाल एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 2-3 चीजें जो बहुत ज्यादा प्रभावित रही। सबसे पहले अगर आप किसान आंदोलन की बात करें, लगभग 13 महीने का वो आंदोलन जिस तरह से चला, हालांकि बाद में उन फैसलों को वापस लिया गया, लेकिन तब तक शायद एक बड़ा तबका जो रूरल एरिया था वहां पर ये चीज प्रभाव कर चुकी थी। 2014 में क्योंकि मोदी लहर थी तो पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आपने सरकार बना ली, लेकिन 2019 में ही आपको जेजेपी की जरूरत पड़ी, लेकिन आपने एन मोमेंट पर फिर जेजेपी से भी नाता तोड़ा। दूसरी तरफ देखिए अगर आप मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो सत्ता में जरूर रहे, लेकिन अनिल विज जैसे नेता को साइडलाइन करने की जो बात है वो भी लगातार सामने आई। और अंत में आप नायब सिंह सैनी को लेकर आते हैं, जिनको कि लगभग 6 महीने का भी शायद पूरी तरह से वक्त नहीं मिलता है। तो ऐसे में देखिए ये सारी चीजें रही हैं जो कि एक वजह है। और आप ये मानिए कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं अभी कुछ दिन पहले, उसके बाद राज्य का ये पहला चुनाव इस तरह से होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। और अगर यहाँ पर सत्ता नहीं बचा पाती तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा सा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि आप देखिए लगातार हर चुनाव में आपने चेहरा जो है वो मोदी का इस्तेमाल किया, हर तरीके से आपने ये कहा है। और अब अगर ये चुनाव हार जाती तो इसको किस तरीके से कमबैक करने की कोशिश होगी ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल के जो एग्जिट पोल के इशारे हैं वो पूरी तरीके से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस लगभग 10 साल के बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है, और वो भी अपने दम पर। अब सवाल यही है कि नेतृत्व किसके हाथों में होगा, और ये बात आपको बहुत सोच समझ कर फैसला लेना होगा, क्योंकि आपने पिछले दिनों कई राज्यों के हाल देखे हैं। तो ऐसे में नजर इस पर भी होगी कि क्या कांग्रेस अगर पूर्ण मान लीजिए कि जैसा कि बात लगातार हो रही है 45 से ज्यादा सीटें 45-46 से ज्यादा सीटें लेकर आती हैं, तो क्या किसी और को भी साथ मिलेगी, तो ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा आने वाले समय में। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात पहले हो रही थी, गठबंधन के और बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो क्या वो किसी और को भी साथ मिलेगी, तो किसको किसको साथ लेकर वो सरकार बनाने वाली है, किसके हाथों में नेतृत्व होगा, ये भी बेहद दिलचस्प है आने वाले समय में देखना। निश्चित तौर पर किसके हाथ में नेतृत्व होगा ये देखना होगा। कल का दिन बीच में है, आप कह सकते हैं 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, सब कुछ सामने होगा। किसको कितना जनता ने चुना है, किसको कितनी सीटें दी हैं, किस पर कितना भरोसा जताया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एग्जिट पोल फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस से खुशी की लहर भी इन एग्जिट पोल के जरिए नजर आ रही है। लेकिन क्या पेच मुख्यमंत्री के फेस पर फंसेगा, इस पर रहेगी नजर। बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।